आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 3 में धातु एवं अधातु के 40 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ इसमें 40 बहुविकल्पी कराएंगे आपके लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए, अच्छा लगे, तभी आप लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया हुआ है कि यहाँ का है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, लेड, मरकरी या सोना। चांदी का सूत्र जो होता है हम सब जानते हैं Ag, और लेड को बोलते हैं सीसा यानी कि Pv। ये सूत्र भी याद रखिएगा आप सभी लोग, वैसे तो आपको आते होंगे। मरकरी का दूसरा नाम है पारा, और पारा का जो सूत्र होता है वो होता है Hg। और यहाँ सोना, सोना होता है आपका Au, ये होता है सोना यानी गोल्ड। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं ऊष्मा का इन सब में अच्छा चालक जो है वो चांदी को माना गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है हमारे पास, चांदी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी धातु? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, याद रखना। धातु का नाम पूछ रहा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मरकरी है या चांदी है। तो इनमें से याद रखना, चांदी तो ठोस ही होती है तो इसे काट दीजिए, और क्लोरीन तो गैस होती है। ठीक है, क्लोरीन क्या होती है? गैस। ये गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस। तो ये तो दोनों ऑप्शन हमारे कट गए, हमें चाहिए द्रव अवस्था में। अब बात आते हैं मरकरी और ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो अधातु है, ये भी याद रखना। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो द्रव अवस्था में ही ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में ही होती है, लेकिन कौन है ये? अधातु। तो यहाँ पूछा गया है धातु, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? मरकरी। याद रखना, मरकरी जो है Hg, जिसे हम पारा बोलते हैं, ये साधारण ताप पर कैसी अवस्था में होती है? ये द्रव अवस्था में होता है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है कि पारा जो है वो एक धातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन जो है वो अधातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन गैस है, और चांदी तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी ठोस है आपकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल में पुराने हैं तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो कह रहा है कि सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। देखो आ गई अधातु, कौन सी? द्रव अवस्था में। तो पता ही है ब्रोमीन है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर भी पढ़ लेते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है या आयोडीन है। तो हम जानते हैं कि जो अधातु है और वो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन है? आपकी ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, लगा सकते हैं आप आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित धातुओं में उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। अब पहले तो पता होना चाहिए उत्कृष्ट क्या होता है। उत्कृष्ट वे धातुएं होती हैं जो वायु और पानी के साथ में जल्दी संचारित नहीं होती हैं, यानी उन्हें बहुत समय लगता है संचारित होने में, या कह सकते हैं बहुत ही नाम मात्र की संचारित होती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, वो संचारित हो जाती है लोहा बहुत जल्दी। चांदी में परत आना या पीतल में परत आना, तो वो चीजें संचारित हो जाती हैं। तो यहाँ याद रखना, उत्कृष्ट गैसों का उदाहरण, वो धातुओं का उदाहरण कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम या बेरियम। तो याद रखना है हमारे लिए कि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है, और जो है उत्कृष्ट धातु के श्रेणी में आती है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। प्लेटिनम का सूत्र भी लिख देते हैं जो है Pt। क्लियर हो गया? तो याद रखना उत्कृष्ट धातु कौन सी है? वो है प्लेटिनम, जिसमें जो संचारित नहीं होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ, भाई नया चैनल है तो मुझे बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि इस चैनल को भी जल्दी जल्दी आप ही की सहायता से उठेगा ये चैनल, और आपकी सहायता से हम भी एक दिन सितारों की तरह चमकेंगे, और ये आप ही का ही जो है योगदान होगा, तो छोटा छोटा योगदान जो है हमारे लिए आगे तक ले जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जब हम किसी धातु को पीटते हैं, चपटाते हैं, तो पतली चादर के रूप में बदल जाता है, उसी को कहते हैं आघात वर्धनीयता धातु। तो कौन सी है इसमें पूछा है? Fe, Na या Mg या Au। तो याद रखना ये क्या है? फ्लोरीन। ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? मैग्नीशियम। और ये क्या है? Au यानी कि सोना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सोने के आभूषण जो है वो बड़े छोटे छोटे पीट पीट के पतले पतले बनाए जा सकते हैं, और याद रखना इसका जो एक तार होता है बहुत छोटा सा, वो काफी लंबे यानी कई किलोमीटर तक बना सकते हैं। तो यहाँ याद रखना आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा किसमें है? Au। Au यहाँ पे हो सकता है कि सोना आ जाए लिख के। ठीक है, सोना। तो सोना भी याद रखना है कि सोना में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का पाई जाती है, और ये क्या है? धातु है। क्लियर हो गया होगा?
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार है कि धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। यहाँ पे कहा गया है पतले तारों में खींचा जा रहा है, यानी तार के रूप में अगर हम खींच सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तान रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं तो तान रहे हैं। तो तन्यता का गुण याद रखना, तन्यता का गुण ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है। आघात वर्धनता का मतलब पीट पीट के चपटा करना, आघात वर्धनता कहलाती है। तन्यता का मतलब पतले तार में तान देना, तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है, अब सुचालकता तो पता ही है आपके लिए, यानी जो धारा आराम से प्रवाहित हो जाए वो सुचालक कहलाता है। और ध्वनिकरण यानी जो आवाज बहुत तेज कर सकता है। लेकिन यहाँ तन्यता की बात कर रहे हैं, यानी पतले तार में बदला जाए तो तन्यता ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ कहा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी पूछा है। उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या, पहले ये बताते थे फिर इनमें बताते हैं आंसर कौन सा है। उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्लों के साथ और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया होगा अब आपके लिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड उन्हें कहते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ यानी दोनों के साथ अभिक्रिया करके कर लेते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो बढ़ते हैं, इनमें कौन सा है कि Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। तो याद रखना उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो जिंक ऑक्साइड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऐसी धातु का नाम जो अम्ल के साथ क्रिया करती है और हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। मैग्नीशियम Mg, Au चांदी, Pt प्लेटिनम या Ag हमारा जो है वो चांदी है। तो याद रखना जो धातु है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है वो है मैग्नीशियम Mg। Mg जो है वो कैसे करती है ये भी बता देना है। Mg धातु किसको, कौन सी हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है किसी के साथ, देखो मान लीजिए HCl के साथ में इसकी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये Mg क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, MgCl2, MgCl2 ये अम्ल है हमारा, ये क्या है, अम्ल है। अम्ल के साथ जब हमने Mg की क्रिया करी तो MgCl2 बनेगा और ये H जो है ये बचेगा और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी और हम अभिक्रिया को बैलेंस भी कर लेते हैं। देखिए Mg1 Cl कितने, 2, Cl कितना 1, यहाँ H कितने 2, तो यहाँ से 2 लिखा दीजिए। अब ये हो गई संतुलित अभिक्रिया और इससे पहले थी कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया, तो संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब याद रखना कि धातु कौन सी है, Mg है, मैग्नीशियम है, जो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या कर देती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर भी दिया हमने, तो वो कौन सी धातु, Mg है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार है कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु पाई जाती है, वो प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसमें धातु पाई जाती है। इसमें कहा गया अयस्क है, स्लैग है, खनिज है या गैंग है। तो ध्यान रखिएगा खनिज और अयस्क में से ही दोनों में से हैं, तो इनमें से प्राकृतिक की बात कही है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक मतलब जो ऐसी निकल जाए, तो ऐसी निकल जाए वो होता है खनिज, और खनिज के अंदर क्या होता है, अयस्क। याद रखना खनिज के अंदर क्या होता है, अयस्क, लेकिन प्राकृतिक रूप में हमें खनिज के रूप में धातु प्राप्त होती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे पास, बी ऑप्शन सही होगा कि प्राकृतिक रूप में पृथ्वी की परत पे पाई जाने वाली चीज खनिज होती है, जिससे हमारे बनता है अयस्क, और अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद मिलती है हमें धातु। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही है प्राकृतिक स्रोत के लिए, वो है हमारा खनिज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है कि शुद्ध सोना होता है, ये तो सब जानते हैं कि शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट खरा सोना। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, इसी को ऑप्शन लगा दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है कि मरकरी का अयस्क है, मरकरी यानी कि Hg, पारा जिसे बोलते हैं, पारा भी लिख सकते हैं, ठीक है, पारा का अयस्क है, इनमें से कौन सा है, मैलेकाइट या सिनेबार या मैग्नेटाइट या बॉक्साइट। तो याद रखना यहाँ पर हमारा जो मरकरी का है, पारा का है, वो अयस्क है सिनेबार। तो याद रखना सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का, और मरकरी का अयस्क कौन है, सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का, और मरकरी का अयस्क कौन है, सिनेबार। तो ये ऑप्शन हमारे लिए याद रखना है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है, कहा मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक है। तो पहले तो मिश्र धातु पता होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है उस धातु को जो है मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु में 2 तो तत्व होंगे ही होंगे। अब यहाँ बात कर रहा है पीतल की, तो पीतल में क्या होता है, CuSN
CuZn, AlZn या ZnSn। Sn मतलब टिन हो गया, ये हो गया कापर हमारे पास, ये एल्युमिनियम, ये जिंक, ये कापर और ये जिंक और ये जिंक और ये टिन। तो हम जानते हैं कापर 80% और जिंक 20% मिलकर बनता है, क्या बनता है, पीतल। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है। कापर और जिंक दो घटक हैं जो पीतल धातु, मिश्र धातु को बनाने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार है। अमलगम होते हैं, उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं या विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो सबसे पहले तो अमलगम पता होना चाहिए। अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु है। अमलगम क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। वह मिश्र धातु जिसमें Hg Hg यानी कि मरकरी, ठीक है, मरकरी मिला हुआ होता है, ठीक है, Hg मिला हुआ होता है, उसमें उसे क्या कहते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं, यानी अमलगम कहते हैं। वो धातु यानी वो मिश्र धातु जिसमें Hg भी मिला हो उसे हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो ये कहलाती है मिश्र धातु, एक प्रकार की। अमलगम होते हैं मिश्र धातु जिसमें, याद रखना, Hg मिला हुआ होता है, उस मिश्र धातु को अमलगम के नाम से जाना जाता है। तो यह अमलगम क्या है, मिश्र धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। एंटीमनी है, उपधातु है, धातु है, अधातु है या अक्रिय गैस है। तो ये तो ऑप्शन बताएंगे। अगर फिर भी आपको कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख देंगे ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं आगे के लिए। तो यहाँ पर याद रखना है कि एंटीमनी जो है वो एक प्रकार की उपधातु है, उपधातु। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारे पास, ए सही है, एंटीमनी है एक प्रकार का उपधातु। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ कह रहा है अम्लराज, ठीक है, एक्वारेजिया की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय या संक्षारक या मृदु। तो याद रखना अम्लराज होता क्या, अम्लराज में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1:3 में मिले हुए होते हैं। तो उस पूरे को यानी इस पूरे अम्ल को हम कहते हैं क्या, राजअम्ल, राजअम्ल, ठीक। और याद रखना इसकी प्रकृति जो है वो कैसी होती है, क्षारक, संक्षारक होती है। तो याद रखना अम्लराज एक्वारेजिया की प्रकृति कैसी होती है, वो संक्षारक होती है और इसमें नाइट्रिक एसिड 1:1 और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 में मिला हुआ होता है। इसे हम राजअम्ल या एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। कोई बच्चा क्या करेगा, अम्ल लिखा और अम्लीय लगा दिया, ऐसा नहीं है। याद रखना क्या है, संक्षारक है, अम्लीय तो है लेकिन ये संक्षारक में आएगा। तो इसे संक्षारक यानी ऑप्शन नंबर सी में आप टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए यूरेनियम है, सब जानते हैं यूरेनियम क्या है, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्षार धातु है, अधातु है या रेडियो एक्टिव तत्व है, गैस है। हम सब जानते हैं यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव जो है वो तत्व है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, यहाँ पर सी वाला सही है, रेडियो एक्टिव तत्व है कौन, यूरेनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियान है, क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या संक्रमण तत्व है। तो नियान Ni जो है वो एक प्रकार की क्या है, अक्रिय गैस है। नियान जो है एक प्रकार की अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी वाला यहाँ पे अक्रिय गैस सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पूछ लिया गया बॉक्साइट, तो हमें पता होना चाहिए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, अभी बताते हैं। कापर का है, आयरन का है, लेड का है या एल्युमिनियम का है। तो याद रखना कि बॉक्साइट अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट। किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। तो दोनों चीजें याद रखना है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, बॉक्साइट का अयस्क, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है कि निम्न में से किस धातु का उपयोग वैद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब ये प्रश्न फिजिक्स का भी है और यहाँ केमिस्ट्री का भी है। बल्ब में फिलामेंट बना होता है ये सबको जानता है, टंगस्टन का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टंगस्टन ऑप्शन लगा दीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा जानते हैं सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन कठोर पदार्थ होने के बाद ये है क्या, पूछा गया है। धातु है, मिश्र धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो याद रखना जो हीरा जो है वो एक कार्बन का अपरूप है और कार्बन क्या है, अधातु है। तो याद रखना यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, धातु। कार्बन का एक अपरूप है कौन, हीरा और ग्रेफाइट। याद रखना दोनों अधातु हैं, हीरा भी अधातु है और ग्रेफाइट भी अधातु है यहाँ, लेकिन ऑप्शन है हीरा क्या है, हीरा एक अधातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ दिया है
इनमें धातु कौन सी है? बी बेरियम, लिथियम, सिलिकॉन या कार्बन। तो हम जानते हैं कि धातु की श्रेणी में आता है लिथियम, 3 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो लिथियम जो है वो धातु है। ये हमें ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे में जिंक यानी Zn के स्थान पर टिन यानी Sn का लेप लेपन होता है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। भाई कम अभिक्रियाशील होता तो इसका लेप हटाते ही क्यों, इसकी जगह पर टिन क्यों लगाते? टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जो कम अभिक्रियाशील होगा वही खाने वाले पदार्थ में डिब्बे में लगाया जाएगा। अगर ज्यादा क्रियाशील होता तो उसे हटा देते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों को हमें अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना होता है, इसलिए याद रखना टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, किससे? जिंक से। क्लियर हो गया होगा, इसलिए टिन के डिब्बे बनाए जाते हैं खानों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, जिंक का गलनांक वलनांक इससे मतलब कुछ नहीं है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? जल के साथ कौन सी धातु है? कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम या सोडियम? मैग्नीशियम या सोडियम? तो याद रखना सोडियम जो है सामान्य ताप पर क्या करती है? जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो यहाँ ऑप्शन होगा कौन सा सही? डी वाला सही होगा, सोडियम। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है एनोडिंग या कैटिनेशन या बेसेमरीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जब एल्युमिनियम यानी Al धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत लगाई जाती है उसको कहते हैं एनोडिंग। क्या कहते हैं? एनोडिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है, एनोडिंग। अगला प्रश्न है, जस्ता यानी जिंक, Zn, जस्ता। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? भाई कौन सी धातु गैस दिख रही है? देख लो, H दिख रही है, H मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपके लिए, Zn की अभिक्रिया जब HCl अम्ल से करते हैं तो यहाँ पर ZnCl2 बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस H2, ये गैस बाहर निकल जाती है। ये है कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया। जब अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तो उसका नाम होता है कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया। इसे हम संतुलित कर देंगे तो बन जाएगी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, Zn1 हो गया, Cl कितने हो गए? 2, H कितने हो गए? 2। तो ये हमारी अभिक्रिया हुई संतुलन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठंडे जल में देखना, तांबा, पोटेशियम, सोना या एल्युमिनियम या, और ध्यान ना, जल से जो क्रिया करती है वो पोटेशियम, यहाँ पर ठंडे जल से क्रिया करने के लिए कौन है? पोटेशियम यानी कि के अभिक्रिया करती है ठंडे जल से। क्लियर हो गया होगा, और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करती नहीं, हाइड्रोजन निकालती है। दिखा भी देते हैं, देखो ये के है यानी पोटेशियम, किससे क्रिया कर रही है? जल से क्रिया कर रही है, H2O से। और क्या बनता है यहाँ देखिए, KOH बनेगा, KOH, और प्लस कौन सी गैस निकालेगी? हाइड्रोजन गैस निकाल देती है, ये बाहर हो गया हाइड्रोजन गैस। अब देखिए क्या अभिक्रिया परिपूर्ण है यानी कंप्लीट है, तो देखते हैं, नहीं तो फिर करते हैं। देखो यहाँ के एक, यहाँ एक के एक, यहाँ H2, यहाँ H2 और एक, 3 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर के, यहाँ पर 2 लगाइए, तो यहाँ पर O कितने हो गए? 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर के हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब देखते हैं बैलेंस पूरी है नहीं है, के 2 O2 H कितने हो गए? 2 और 2 4, और H 2 दूनी 4। तो ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी गैस निकली है? H2 निकली है। तो याद रखना कि कौन? पोटेशियम धातु जो है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है, निकालती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा है? सी है, पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जिंक आ गया ऑप्शन, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी किया है। तो Zn जो है वो जल के साथ, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। अभिक्रिया कर चुके हैं हम पहले, यहाँ नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा कि हमारी कोई गलती पकड़ता है और हम उसे सही करते हैं अगले वीडियो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जो इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। यहाँ देखो विस्थापित नहीं करती है, आ रहा देखो विस्थापित करती है, अभी तक पूछ रहे थे, आप कह रहे हैं विस्थापित नहीं करती है। एफी मतलब आयरन, जिंक या कॉपर या मैग्नीशियम। तो हमने देखा ये दोनों तो करते ही करते हैं, और भाई एफी में संचारण होता है, तो जाहिर सी बात है कौन बचा, कॉपर बचा। तो याद रखना कॉपर धातु जो है वो अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, सी है, कॉपर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है जिंक। अरे भैया ऑप्शन आगे फिर से आगे, दोबारा गलती, सॉरी, अब दोबारा छप गया होगा। तो यहाँ पर जड़ नहीं है, ठीक है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक की जो है वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, कॉपर यानी तावा का अयस्क है। भाई तावा का अयस्क कौन है, ठीक है, बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैलेकाइट है, यार ऑप्शन बी सही है, मैलेकाइट। कॉपर का अयस्क कौन है, मैलेकाइट। मैलेकाइट किसका अयस्क है, कॉपर का। तो याद रखना, या तावा भी कह सकते हैं, तावा का अयस्क मैलेकाइट। मैलेकाइट किसका अयस्क है, तावे का अयस्क या कॉपर का अयस्क, या सीयू का भी अयस्क कह सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ का अधातु है इनमें पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम या सोडियम। भाई पोटेशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, तो कौन सी धातु बची, एफ, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो हमारी क्या है, अधातु है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हाँ, फ्लोरीन गैस से भी याद रखना है। मैट में मुख्यतः होता है, कौन होता है, FeS, Cu2S, Cu2S व FeS, CuS या Fe2S3। तो याद रखना है हमारे लिए मैट मैट में क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास में कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट। तो Cu2S व FeS ये दोनों चीजें जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं मैट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल, कौन सा तत्व जो है वो तनु अम्ल के साथ संयोग करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। फिर से यही सवाल उसी तरह से अलग तरह से पूछा गया है, लेकिन याद रखना तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है वो है जस्ता, जिंक, ठीक है। ये जड़न लिखेंगे यहाँ पर, ये काफी बार प्रश्न आ गया है और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, ताम्र गिलांस है, ताम्र गिलांस का रासायनिक सूत्र इनमें कौन सा है, Cu2S कॉपर सल्फर और Cu2O कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuFeS2। ये जो है वो कॉपर पायराइट का सूत्र है, ये कॉपर पायराइट का सूत्र है। CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। तो याद रखना ये तो कॉपर पायराइट का सूत्र हो गया, वो तो सूत्र होगा। तो कॉपर ग्लास का जो सूत्र है वो है Cu2S, ये कॉपर ग्लास का फार्मूला है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही है, ए सही है, और ये कॉपर पायराइट का फार्मूला है CuFeS2। फिलहाल यहाँ ताम्र ग्लास का फार्मूला जो है कॉपर सल्फेट है, तो ये हमारे पास सूत्र है Cu2S। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया है। यहाँ कहा गया है कि क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, तो क्लोराइड अयस्क का बॉक्साइट, मैलेकाइट या सीडेराइट या हॉर्न सिल्वर। तो याद रखना कि क्लोराइड अयस्क का जो उदाहरण है वह है हॉर्न सिल्वर। तो यहाँ याद रखना है हमारे लिए कि हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, वो है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण कौन है, हॉर्न सिल्वर। तो ये हमें याद रखना है, हॉर्न सिल्वर का मतलब ऑक्साइड कौन है, क्लोराइड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है, कैल्कोसाइड अयस्क है। यहाँ लिखा है साफ साफ, कैल्कोसाइड अयस्क किसका है, आयोडीन का अयस्क है, आयरन का अयस्क है, सोडियम का अयस्क है या कॉपर का। तो कैल्कोसाइड अयस्क है किसका, कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, डी। तो कॉपर का अयस्क कौन है, कैल्कोसाइड, और कैल्कोसाइड अयस्क है किसका, कॉपर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया गया कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। यहाँ नहीं की बात कर रहा है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, कॉपर, Ag यानी ये तो चांदी हो गया, सिल्वरी, Zn जिंक या निकेल। याद रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, ये हमें अच्छे से याद रखना है, चांदी नहीं होता है। तो नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन सिल्वर ही इसमें नहीं होती। कौन सी धातु नहीं होती है, सिल्वर धातु नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमें याद रखना है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही यानी कि Ag ही नहीं होती है।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं, अभी 3 प्रश्न और रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कराते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने स्किप भी कर दिया है तो देख ही नहीं पाएंगे मेरी बात मैं क्या कहूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे लिखा हुआ है, देखो, फफोलेदार तावे में काबर की प्रतिशतता मात्रा होती है। प्रतिशत मात्रा यानी कितने प्रतिशत जो है वो फफोलेदार कापर तावा होता है। कापर कोई तावा कहते हैं यानी सीयू। ठीक है, फफोलेदार तावे में कापर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो याद रखना वो 98% होती है। ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 2, 70, 30 नहीं, कितनी होती है? 98%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि पीतल है, पढ़ चुके हैं पहले ही हम कि पीतल क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है जो कापर और जिंक से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है कि पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। और अगर आपने लाइक कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है, और नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, चांदी में कौन सी परत चलती है? काली परत। तावे के ऊपर कौन सी परत आ जाती है? हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, और याद रखना लोहे के ऊपर भूरी परत आ जाती है, ये भी याद रखना है, लोहे के ऊपर भूरी परत आ जाती है, कही जाती है। उदासीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, संक्षारण। तो हम जानते हैं संक्षारण कहलाती है। लोहे के ऊपर भूरी परत, चांदी के ऊपर काली परत, पीतल के ऊपर हरी परत, इन सब का कारण एक ही है, वह है संक्षारण। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।